11.2 so that the three lines with directions cosines are mutually perpendicular। देखिए कल हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई भी दो लाइनें हैं और वो परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो पाई बाई टू और कोस पाई बाई टू जीरो, यानी दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगी, जीरो के। यहाँ डी सीज गिवन है, डी सीज गिवन है मतलब L1 L2। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अगर हम एक्सरसाइज 11.2 तो प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 और इज इक्वल टू अगर जीरो है और अगर DRS गिवन होते तो डायरेक्टली A1 A2 B1 B2 और प्लस C1 C2 भी अगर जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब जो लाइन 1 है वो परपेंडिकुलर है लाइन 2 के। ऐसा क्यों है कि दोनों सेम है? देखिए हमारे पास जब हम DRS को DCs में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड से, लेकिन इज इक्वल टू जीरो है तो मैग्नीट्यूड भी इज इक्वल टू में जाके क्या बना लेगा, जीरो बना लेगा। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हम DCs लें और चाहे हम DRS लें, अगर दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग DCs या DRS की प्रोडक्ट का सम जीरो के इक्वल है देन बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वही है, so that the three lines with directions cosines। देखिए जो पहली लाइन है हमारे पास फर्स्ट लाइन उसके डायरेक्शंस रेशियो कोसाइंस है, इसलिए हमने L1 M1 M1 मान लिए। तो L1 फिर ये M1 और ये N1 गिवन है व्हाट 12/13 -3/13 एंड -4/30। ऐसी जो सेकंड लाइन है L2 M2 और N2 उसके डायरेक्शंस कोसाइंस 4/13 12/13 और 3/13। ठीक है, फिर थर्ड लाइन L3 M3 और N3 इज इक्वल टू क्या मिला आपको 3/13 -4/13 और 12/13। हमें हर को दिखाना है कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये लाइन हमने मान ली कि हमारे पास R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो अगर मुझे प्रूव करना है कि R1 इज परपेंडिकुलर टू R2 तो L1 L2 प्लस M1 M2 टू प्रूव है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि R1 इज परपेंडिकुलर टू R2। हमने क्या लिया L1 L2 M1 M2 और N1 N2। अगर ये जीरो आता है तो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर ये जीरो नहीं आता है तो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है। तो L1 क्या हुआ 12/13 इंटू L2 क्या हुआ 4/13 प्लस M1 इंप्लाइज -3/13 और इंटू M2 इंप्लाइज 12/13। ठीक है, और प्लस N1 इंप्लाइज -4/13 और N2 इंप्लाइज 3/13। सबको सॉल्व किया, नीचे तो सबका एलसीएम 13 इंटू 13 है ही तो उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना मल्टीप्लाई करने की। सिंपली 13 इंटू 13 हमने एलसीएम पुट कर दिया, ऊपर 12 4 जा 48 प्लस -36 प्लस -12 यानी 48 -48। यहां लिख देता हूं 48 -48/13 और इंटू 13 और इंप्लाइज जीरो। सो R1 इज परपेंडिकुलर टू R2। सेम आप किसके लिए करेंगे अब R2 और R3 के लिए, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3। ये भी क्या आना चाहिए जीरो। फिर सेम आप करेंगे किसके लिए R3 और R1 के लिए, L1 L3 M1 M3 और N1 N3। ये भी क्या आएगा जीरो, मतलब ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, मान लीजिए हमारे पास लाइन है ए बी, ठीक है, और ये हमें गिवन है इसके पॉइंट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8। इस पे एक पॉइंट है ये 4 7 8 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या 2 3 4। हमने इसका ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाला, ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया 2 -4 यानी माइनस का 2i प्लस 3 -7 यानी माइनस का 4j और प्लस 4 -8 यानी माइनस का 4k। ए बी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो डीआरएस क्या हुए, बल्कि डीआरएस की जरूरत नहीं डायरेक्ट लेना। A1 क्या हुआ इसका मतलब A1 B1 और C1 लिख देता हूं। वैसे आप चाहें तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ए बी निकाल लिया वेक्टर BC वेक्टर और वहीं से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 पिकअप कर लिए। अगर प्रॉब्लम है तो यहां उठा लीजिए, जो भी इसके डीआरएस है वो क्या है IJK के
कोफिशिएंट्स है। तो a1 b1 c1 क्या हुआ, -2 -4 और -4। फिर आपको अगली लाइन गिवन है PQ, मान लीजिए PQ से पास कर रही है, तो P के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 -2 -1 -2 और 1 और 1 2 5, ये 1 ये 2 और ये 5। PQ का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, OQ और -OP, OQ और 1 -1 यानी 2i, 2 -2 यानी 4j और 5 और क्या मिला 5 -1 यानी प्लस का 4k। ठीक है, ये क्या है हमारे पास A2 B2 C2, तो A2 B2 C2 क्या हुआ 2 4 और 4। अब हमने फाइंड आउट किया A1 अपॉन A2, क्योंकि हमें पैरेलल प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में परपेंडिकुलर प्रूव करना था, अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2, लेकिन अगर पैरेलल प्रूव करना है तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो हमें पैरेलल प्रूव करना है, हमने A1 अपॉन A2 फाइंड आउट किया। A1 क्या -2 और A2 क्या 2, तो -2 अपॉन 2 यानी -1। फिर B1 अपॉन B2 क्या हुआ, B1 अपॉन B2 -4 अपॉन 4 यानी -1। C1 अपॉन C2 अगेन क्या -4 अपॉन 4 यानी -1। तीनों -1 के इक्वल हैं, इम्प्लाइज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो AB इज पैरेलल टू PQ, इसका मतलब जो लाइन AB है वो PQ के पैरेलल है। क्लियर है, अरे क्लियर है? यस सर। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब आपकी वो लाइन शुरू हो गई है जिसकी हमने कल बात की थी। अभी तक तो सब पुराने क्वेश्चन चल रहे थे आपके DRS और DCs के। अब देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस और पैरेलल टू द वेक्टर दिस। देखिए इसने ये नहीं लिखा है कि किस फॉर्म में, है ना, वेक्टर में या कार्टेशियन में, तो आप वेक्टर फॉर्म में निकाल देंगे चाहे कार्टेशियन फॉर्म में निकाल देंगे। देखिए क्योंकि आपको यहाँ वेक्टर फॉर्म में गिवन है पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे लिए आसान रहेगी। वेक्टर फॉर्म में क्या है हमारे पास इक्वेशन की, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्बडा बी। क्वेश्चन नंबर है ऐसे 4। देखिए लाइन की जो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में R इज इक्वल टू A वेक्टर और प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। A वेक्टर क्या है, A वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या हुआ गिवन है 3i प्लस 2j और -2k। बस बात खत्म होगी, लाइन की इक्वेशन आ गई एक ही वर्ड में। अगर मैं कहता हूं इसको कार्टेशियन में चेंज करो, तो इसको कार्टेशियन में चेंज करो तो क्या होगी x माइनस x1, x1 का मतलब पासिंग पॉइंट अपॉन a का मतलब DRS ऑफ द पैरेलल वेक्टर, फिर y माइनस y1 यानी y माइनस 2 अपॉन b, z माइनस z1 और अपॉन c। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। कोई डाउट? पॉइंट है, हमें उस लाइन के पासिंग पॉइंट से कुछ नहीं लेना देना है, हमें तो अपना पासिंग वेक्टर गिवन है, इस लाइन के पैरेलल है और पैरेलल वेक्टर के DRS सेम होते हैं। इसका मतलब हमारी लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके DRS भी 3 5 और 6 हैं, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ B, 3i प्लस 5j और प्लस 6k। इक्वेशन लिख दीजिए, तो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर और प्लस लैम्बडा b। A क्या हो गया -2i प्लस 4j और -5k, ठीक है, और प्लस लैम्बडा b वेक्टर क्या हो गया 3i प्लस 5j और प्लस 6k। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो तो तो आप कर ही देंगे, नो टेंशन, ठीक है। इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो 2 पॉइंट की 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म हमने पढ़ाई थी वेक्टर में भी और कार्टेशियन में भी। क्या होती है 2 पॉइंट फॉर्म में, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर और प्लस लैम्बडा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, यही पढ़ाई थी। A plus lambda B minus A when the line passes through the 2 point A and B and where A and B are the position vector of that particular points। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले A वेक्टर निकाला,
ए वेक्टर का मतलब पहला पासिंग पॉइंट, तो 0 ही हो गया, 0i प्लस 0j और प्लस 0k इंप्लाइज 0 वेक्टर। फिर हमने बी वेक्टर निकाला, बी वेक्टर क्या हुआ, 5i माइनस 2j और प्लस 3k। b माइनस ए निकाला तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं b माइनस ए से, भाई 5i माइनस 0i यानी 5i माइनस 2j और प्लस 3k वैल्यू पुट कर दी, तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर यानी 0 वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a यानी 5i माइनस 2j प्लस 3k। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। अगर मुझे इसको वेक्टर इक्वेशन, अगर मुझे इसको कार्टेशियन में चेंज करना हो, कार्टेशियन में तो क्या मिलेगी, x माइनस x1 अपॉन a, x माइनस x1 क्या है 0 अपॉन a क्या है 5, y माइनस y1 क्या है 0 अपॉन माइनस 2 और z माइनस z1 क्या है 0, क्योंकि 0 0 0 है सारा a वेक्टर और अपॉन 3। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। बताइए कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई भी दो लाइनें अगर हमें गिवन है तो उन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा b1 डॉट b2 और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, जहां b1 b2 क्या है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं, किसके, उन लाइनों के। ठीक है, तो हम यहां से सिर्फ पैरेलल वेक्टर को उठाएंगे, उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का कि वेक्टर r इज इक्वल टू गिवन है 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j और प्लस 6k। दूसरी इक्वेशन गिवन है 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j और प्लस 2k। यहां से हमारा इसका कोई काम नहीं है पासिंग पॉइंट का, हमें मतलब है सिर्फ पैरेलल वेक्टर से यानी b1 और b2 से। हमने b1 ले लिया, b1 वेक्टर यानी पैरेलल वेक्टर ऑफ फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर 3i प्लस 2j और प्लस 6k। b2 पैरेलल वेक्टर ऑफ सेकंड लाइन यानी i प्लस 2j और प्लस 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड देखिए, जरूरत क्या क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमें जरूरत है b1 डॉट b2 की, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 की और मैग्नीट्यूड ऑफ b2 की। हमने यही मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्या हो गया, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 36 अंडर रूट 49 यानी 7। फिर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ b2 फाइंड आउट कर दिया, क्या मिला, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 यानी अंडर रूट 9 अंडर रूट 9 यानी क्या मिला हमें 3 मिला। अब हमने b1 डॉट b2 फाइंड आउट कर दिया, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2। तो a1 a2 3 इंटू 1 प्लस b1 b2 2 इंटू 2 प्लस c1 c2 6 इंटू 2 यानी 3 प्लस 4 प्लस 12 4 16 और 3 19। अब हमने cos थीटा निकाल दिया, तो cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो b1 डॉट b2 कितना मिला 19 और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 7 इंटू 3 यानी 19 अपॉन 21। कंप्लीट वैल्यू तो मिलती नहीं है तो इनवर्स में लिख देंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपॉन 21। दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ये मैंने पूरी डिटेल में लिखा है, आप चाहें तो यहीं से डायरेक्टली शॉर्टकट भी कर सकते हैं, मतलब वैल्यूज डायरेक्टली उठा लें। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन किस टाइप की होगी, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी x माइनस x2 अपॉन a2,
y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। तब दोनों के बीच का एंगल cos थीटा क्या होता है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट यानी a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड यानी a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना, या तो आप पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, यहां से भी फॉर्मूला आसानी है। जैसे 11th के फर्स्ट पार्ट में मुझे गिवन है इक्वेशंस क्या क्या, x माइनस 2 अपॉन 2 y माइनस 1 अपॉन 5 और z प्लस 3 अपॉन माइनस 3 और दूसरी गिवन है x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 y माइनस 4 अपॉन 8 और z माइनस 5 अपॉन 4। सिंपली वैल्यू देखिए, ये a1 ये b1 ये c1 ये a2 ये b2 ये c2 और किसी चीज की आपको जरूरत ही नहीं है, उठाइए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो cos थीटा इज इक्वल a1 a2 2 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 2 b1 b2 5 8 जा 40 c1 c2 माइनस 3 4 यानी माइनस 12 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 b1 स्क्वायर यानी 25 c1 स्क्वायर यानी 9 और इंटू a2 स्क्वायर यानी 1 b2 स्क्वायर यानी 64 c2 स्क्वायर और यानी 16। सॉल्यूशन तो यानी 40 और माइनस 14 और अपॉन 25 और 4 29 और 9 अंडर रूट 38 यहां से अंडर रूट 81 कितना मिला 40 माइनस 14 26 अपॉन अंडर रूट 38 और इंटू 9। फिर वही थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, -2 प्लस 40 माइनस 12 यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 4 25 9 सही है, ठीक है, ठीक है। कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 को 0 पुट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 12। सबसे बड़ी बात है पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, है ना। जैसे गिवन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 और अपॉन 2p और इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c है। इसका मतलब ये x y z पहली बात हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, दूसरी बात इनका कोफिशिएंट 1 रहेगा। तो हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ये पॉजिटिव तो है लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो मैंने 7 कॉमन ले लिया। ये पॉजिटिव है पहले से ही, इसमें नो छेड़छाड़। अब भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि ऊपर x माइनस x1 अकेला रहना चाहिए, तो बाकी चीज नीचे, ये माइनस नीचे x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, ये 7 भी नीचे। अब 7 जब नीचे आएगा तो 2p के अपॉन में जाएगा, ये 7 नीचे कैसे आएगा, 2p के अपॉन में, और z माइनस 3 अपॉन 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहली इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। अब क्या है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन, सेकंड गिवन है हमें 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1, 6 माइनस z अपॉन 5। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहां x का कोफिशिएंट 1 भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, तो मैंने -7 कॉमन लिया। यहां से क्या मिला, x और -1 अपॉन 3p, ये पहले से स्टैंडर्ड है। यहां से -1 कॉमन लिया, फिर सबको हटाया यहां से, तो x -1 अपॉन -3p अपॉन 7,
y माइनस 5/1 और यहां से क्या मिला z माइनस 6/-5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है लेकिन दोनों परपेंडिकुलर हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर, सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और इज इक्वल टू 0। ये a1 ये a2, तो -3 इंटू 3p/7 प्लस b1 b2 2p/7 इंटू 1 प्लस c1 c2 2 इंटू -5 और इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 मिला, इधर जाके प्लस का 10, 11p/7 इज इक्वल टू 10 और p इज इक्वल टू 70/11। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Hence, what is the shortest distance between two lines? Question number है 14। SD का फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 का भी होल मैग्नीट्यूड। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। तो हमें जरूरत क्या है? वेक्टर है, A2 माइनस A1 की जरूरत है, B1 डॉट क्रॉस B2 की जरूरत है, फिर उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट और इसका मैग्नीट्यूड। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, वहां से चारों वैल्यूज लिखेंगे, इन सबको अलग अलग फाइंड आउट करेंगे और तब इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। कैसे? देखिए, पहली जो लाइन मुझे गिवन है R इज इक्वल टू I प्लस 2j और प्लस k और प्लस लैम्डा इंटू I माइनस j और प्लस k। दूसरी जो लाइन गिवन है R इज इक्वल टू 2I माइनस j माइनस k और प्लस म्यू 2I प्लस j और प्लस 2k। पहले सबको लिखिए, A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, क्योंकि 6 नंबर में आएगा तो गलत नहीं करना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप। देखिए A1 क्या है, A1 वेक्टर, पहला पासिंग वेक्टर I प्लस 2j प्लस k। A2 क्या है, दूसरा पासिंग वेक्टर 2I माइनस j माइनस k। B1 क्या है, पहला पैरेलल वेक्टर I माइनस j प्लस k और B2 क्या है, दूसरा पैरेलल वेक्टर 2I प्लस j और प्लस 2k। अब चाहिए क्या, पहले A2 माइनस A1, फॉर्मूला देखते जाइए। तो A2 माइनस A1 फाइंड आउट कीजिए। देखिए ये A2 ये A1 यानी 2I माइनस j माइनस k माइनस I प्लस 2j प्लस k माइनस किया 2I माइनस I यानी I माइनस j माइनस 2j यानी माइनस 3j माइनस k यानी माइनस का 2k। A2 माइनस A1 आ गया। अब चाहिए मुझे B1 क्रॉस B2, तभी तो डॉट प्रोडक्ट होगी, तो मैं B1 क्रॉस B2 निकालूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होती है, डिटर्मिनेंट से। तो यहां क्या हो गया I j k। B1 के कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1, B2 के कोफिशिएंट 2 1 और 2। एक्सपेंड कर दिया तो इज इक्वल टू I इंटू, देखिए ये खत्म हुआ -2 माइनस 1 -2 माइनस 1 माइनस j, ये खत्म हुआ 2 माइनस 2 प्लस k, तो ये खत्म हुआ 1 और प्लस 2 यानी क्या मिला -3I। j क्या हो गया 0 और k क्या हो गया प्लस का 3k, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड, यहीं से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू √-3 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 √18 यानी 3√2। ठीक है, माइनस हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पूरे का भी मैग्नीट्यूड है। ठीक है,
अब दोनों की डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 की B1 क्रॉस B2 में डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। देखिए A2 माइनस A1 कौन सा वेक्टर है, ये वाला I माइनस 3J माइनस 2K डॉट B1 क्रॉस B2 माइनस 3I और प्लस 3K। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है A1 A2 तो माइनस 3, B1 B2 0 है, 0 हो गया, और C1 C2 यानी माइनस का 6 यानी माइनस 9। माइनस से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर मैग्नीट्यूड है। वी आर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज नॉट अ नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, अब हमने फॉर्मूले में पुट किया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कितना आया माइनस 9 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 3 अंडर रूट 2, 3 3 जा 9, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 3 अपॉन रूट 2 यानी ओनली 3 अपॉन रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी 3 अपॉन 2 रूट 2। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज गिवन टू लाइंस। क्लियर है? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ क्या किया है उसने, इनको मल्टीप्लाई करके आई जे के को कॉमन लिया है, हमें उसको दोबारा अलग अलग करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। देखिए 17 में स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं ला रहा हूं, बाकी काम आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, जैसे इक्वेशन कभी कभी इस फॉर्म में मिल जाती हैं, है ना, तो उसको अलग अलग करना पड़ता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ अलग अलग नहीं है, दोनों को कंबाइंड कर दिया है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2j और प्लस 3 माइनस 2tk। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहां से ना हमें ए वेक्टर पता है ना बी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए प्लस लैम्बडा बी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू आई माइनस टी आई प्लस टी जे और माइनस 2j प्लस 3k और माइनस का 2tk। अब जो बिना टी वाले हैं वो सारे एक साथ, ये आई, ये माइनस 2j और ये प्लस 3k, और बाकी में से टी कॉमन तो माइनस आई प्लस जे और माइनस 2k। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, a प्लस लैम्बडा की जगह t है, लैम्बडा b आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर, लैम्बडा इज रिप्लेस्ड बाय स्केलर t। सेम ऐसे ही सेकंड को कन्वर्ट करेंगे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में और तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है।